नमस्कार आप सबको। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई आज हम लोग पढ़ेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एंट्रेंस के लिए। एंड वैसे भी आप चाहे जैसा भी आपको सबसे ज़्यादा अगर कहीं भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे आरबीआई से ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग। मेन पॉइंट हम लोग ऐसा नहीं है कि पूरा डीप पढ़ेंगे, बट ये है कि हम लोग सारी बेसिक जानकारी जो भी है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो लिखा है आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहा जाता है। बैंकर्स बैंक का मतलब ये होता है बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये किसका बैंक होगा? ये बैंक का बैंक है। ठीक है ना। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है या हम उसी को बैंकर्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारे लिए पब्लिक के लिए कौन बैंक है? जो हमारे यहाँ बैंक है, स्टेट बैंक, पीएनबी है, पीओबी है, केनरा बैंक है, जितने भी बैंक है ये हमारे लिए। तो जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज़, जो भी रूल रेगुलेशन हमारे लिए बैंक बनाती है पब्लिक के लिए, वैसा ही कुछ रूल रेगुलेशन कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। किसके लिए? बैंकों के लिए। ठीक है ना। तो बिना आरबीआई के परमिशन के कोई भी बैंक इंडिया में परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है ना। ये इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही हो तो आगे बढ़ें। फिर आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब सेकंड पॉइंट क्या है? 1919 में भारत में बहुत से बैंक की स्थापना होने लगी। आप सबको पता है कि भारत क्या हुआ? भारत में 1919 के बाद तेज़ी से बैंक खूब ढेर सारे बैंकों की स्थापना हुई। और आपको एक बात यहाँ से और क्लियर कर लेनी चाहिए कि पहले के जो हमारी यहाँ कंपनियाँ थीं वही बैंक का काम किया करती थी। ठीक है ना। जो बैंक थे भी वो किसके थे? वो जो बिजनेसमैन थे या जो कंपनियां थी वही बैंक का भी काम करती थी। ठीक है ना। लेकिन 1919 में जो भी बैंक हमारे यहाँ ओपन हुए वो सब कैसे बैंक थे? प्राइवेट बैंक थे। ठीक है ना। वो कैसे बैंक थे? प्राइवेट बैंक थे। ठीक है ना। तो ये एक बात रही। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं तो 1920 की बात की जाती है। ठीक है ना। 1920 में क्या है? आप सबको पता है कि 1919 में इतने ज़्यादा प्राइवेट बैंक हमारे यहाँ ओपन हो गए कि हमारे यहाँ की जो स्थिति थी वो सब सर्वे सर्वा कौन हो गया? प्राइवेट बैंक हो गया। और प्राइवेट बैंक की एक सबसे बड़ी ख़राब चीज़ क्या थी? बैड हैबिट ये थी कि वो क्या करते थे कि अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है ना, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते और घटाते रहते थे। जब उनके पास पैसे कम होते थे तो इंटरेस्ट रेट वो क्या करते थे? बढ़ा देते थे। तो लोग, पब्लिक जल्दी से पैसा जमा कर देती थी कि ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। जब जमा कर देती थी, उनके पास पैसे हो जाते थे तो इंटरेस्ट रेट लो कर देते थे या कम कर देते थे। ठीक है ना। तो ये मनमानी उनकी चलती थी। इसको देखते हुए 1920 में, ठीक है ना, अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने क्या किया? हिल्टन यंग कमीशन बनाया। एक समिति बनाई, कैबिनेट या आप जो भी कहिए, कमीशन बनाया। ठीक है ना। जिसका दूसरा नाम रॉयल कमीशन भी था। अगर आपको एग्ज़ाम में कहीं मिलता है कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट किसके बेस पे किया गया, तो हिल्टन यंग कमीशन ऑप्शन में होगा या तो रॉयल कमीशन। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है ना। हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन एक ही बात है। ठीक है ना। तो 1920 में क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने क्या किया? एक कमीशन बनाया जिसका नाम रखा हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन। ठीक है ना। जिसको ये काम दिया गया कि आप हमारे यहाँ की बैंकिंग व्यवस्था को देखते हुए कोई नए सुधार के बारे में सुझाव दीजिए। ठीक है ना। और कोई ऐसी चीज़ सजेस्ट करिए जिससे हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम क्या हो सके? रेगुलेट हो सके और आसानी से जिसे चलाया जा सके। ठीक है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता है कि 1926 में क्या हुआ? हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन जो था, इसने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में बताया कि हमें अपने यहाँ एक ऐसे बैंक की ज़रूरत है जो सभी बैंकों के लिए क्या कर सके? रूल रेगुलेशन बना सके और वो अपना कंट्रोल कर सके, ताकि वो क्या कर सके कि ताकि वो वहाँ पे जो भी उस कंट्री में परफॉर्म कर रहे हैं बैंक, उनको मनमानी करने से रोका जा सके। ठीक है ना। इस व्यवस्था को देखते हुए ये रॉयल कमीशन और हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1926 में किसको सौंप दी? अंग्रेज़ों को सौंप दी। और ये कहा कि आप एक आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट करिए जिसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ के जितने बैंक हैं वो परफॉर्म करें। ठीक है ना।
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद की बात किया जाए तो अगला पॉइंट जो है हमारा वो है इसी रिपोर्ट के अनुसार 1934 में, कब, 1934 में आरबीआई एक्ट पास किया गया। ठीक है ना। कब पास किया गया आप सबको पता है, 1926 में, 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने क्या किया, या रॉयल कमीशन ने क्या किया, रिपोर्ट दिया। और उसी रिपोर्ट के अनुसार 1934 में, 1934 में क्या किया गया, आरबीआई एक्ट पास किया गया, जिसमें क्या क्या था आरबीआई एक्ट में, इसके रूल रेगुलेशन, इसके फंक्शंस, इसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, इन सब का मेंशन किया गया। और ये बताया गया कि ये एक्ट जो होगा इसी के अकॉर्डिंग बैंक का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप सबको पता है 1 अप्रैल 1935 को क्या किया गया, आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया। किसका, आरबीआई का। ठीक है ना। आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, 1 अप्रैल 1935। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, एक 34 पूछा जाता है, इसका एक्ट कब पास हुआ था। ठीक है ना। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट क्या है आपका, हमारा अगला पॉइंट है हमारा कि इनकी प्रारंभिक, ठीक है ना, एसेंशियल कैपिटल क्या थी। तो उस टाइम पे इनका एसेंशियल कैपिटल जो था वो क्या था, 5 करोड़ रुपए था। ठीक है ना। क्या था, 5 करोड़ रुपए था जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में। ठीक है ना। लेकिन इसके जो भी शेयर होल्डर्स थे या जो शेयर थे वो सब किसके पास थे, प्राइवेट कंपनियों के पास थे। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ का सारा काम कौन करते थे, प्राइवेट कंपनियाँ ही करती थी। ठीक है ना। इसलिए जो भी ओनरशिप थी या शेयर होल्डर्स थे इसके 5 करोड़ के, वो सब कौन थे, प्राइवेट बैंक थे। ठीक है ना, या बिजनेसमैन थे, जो भी आप कह लीजिए। अब अगली बात आती है इसका, जो आपके एग्ज़ाम में आता है, इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था। तो आपको एक बात बता दें, 1937 से पहले ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था, कोलकाता में हुआ करता था। 1937 के बाद क्या हुआ, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपसे कहीं डेट दे के पूछ लिया, आपको कंफ्यूज करता है कि 1930 में, ठीक है ना, आरबीआई का जो, ऐसा आप कह सकते हो कि 35 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ऐसे समझिए 35 में, और आपसे पूछे 1936 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, या इस्टेब्लिशमेंट जब हुआ आरबीआई का तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो देन आप तब बोलेंगे कब था, कोलकाता में था। लेकिन आपसे पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है ना। तो 37 से पहले का अगर डेट आपको दे के पूछता है तो आप याद रखिएगा कि या इस्टेब्लिशमेंट के समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो कोलकाता था। और इस्टेब्लिशमेंट के बाद, मतलब 37 के बाद से 37 के बाद इसका सेंटर कहाँ हो गया, हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, मुंबई आ गया। ठीक है ना। तो ये इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये सारी बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपका आगे काम होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे की अगर बात करते हैं तो अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट जो भी है वो ये है कि इसका नेशनलाइजेशन। ठीक है ना। अब नेशनलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका नेशनलाइजेशन आप सबको पता है कि जब हम आज़ाद होंगे या हमें फ्रीडम मिलेगा, उसके बाद ही हमारे पास अंग्रेज़ों का कब्जा था हमारे ऊपर। तो जब तक अंग्रेज़ हमें जाएंगे नहीं, हम अपना रूल रेगुलेशन बनाएंगे नहीं, तब तक हम इसका नेशनलाइजेशन नहीं कर सकते थे। तो इसलिए इसका नेशनलाइजेशन आप अगर मानते हैं तो 1 जनवरी 1949 में किया गया। ठीक है ना, ये याद रखिए। और इसी समय हमारा बैंकिंग एक्ट बनाया गया था, उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया था, 1949 में क्या किया गया था, इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। और एक बात यहीं से जानते चलिए कि यही जब इसका नेशनलाइजेशन किया गया तभी इसको सेंट्रल बैंक का भी काम क्या किया गया, दे दिया गया। ठीक है ना। क्योंकि पहले इसके पास अधिकार कम थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का ओनरशिप था, सारा शेयर प्राइवेट सेक्टर के पास था, इसलिए जो रूल रेगुलेशन थे वो प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग बनाए जाते। लेकिन 1 जनवरी 1949 के बाद इसको पूर्ण रूप से गवर्नमेंटेड कर दिया गया, इसलिए अब इसके सारे रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलने लगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं उसके बाद की। अब थोड़ा सा हमें बेसिक चीज़ों के बारे में भी जानना है। ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि फाइनेंशियल ईयर ऑफ आवर कंट्री,
ठीक है ना। आप सबको पता है कि हमारे आपके लिए जो फाइनेंशियल ईयर चलता है एज अ अकाउंट के बेस पे देखते हैं तो वो हमारा क्या चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। कब, ये फाइनेंशियल ईयर की बात है, फाइनेंशियल ईयर ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है ना। लेकिन फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई से कब तक माना जाता है, जून तक माना जाता है। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर या बैंक का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, तो आप याद रखिएगा कि जुलाई टू जून होता है। ठीक है ना। ये आपको कंफ्यूज करता है, बच्चे क्या हो जाते हैं, ये वाला 1 अप्रैल 31 मार्च के चले आते हैं और सोचते हैं पूरा एकदम सही है मेरा। ठीक है ना, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो आगे बात करते हैं आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर की। ठीक है ना, आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर की, जो फर्स्ट गवर्नर बने थे। आप सबको पता है कि जब फर्स्ट गवर्नर कब बने रहे होंगे, 35 में हमारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उसी टाइम बने होंगे, ये सब आपको पता है। और उस टाइम हमारे यहाँ किसका कब्जा था, अंग्रेज लोग हमारे यहाँ ऊपर शासन करते थे, वो 47 के आसपास गए हमको छोड़कर। ठीक है ना, तो इसलिए वहीं से कोई ना कोई रहा होगा। तो ऑसबोर्न स्मिथ जो थे वो क्या थे, हमारे यहाँ के फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई थे। ठीक है, ऑसबोर्न स्मिथ। तो ऑसबोर्न स्मिथ जो थे यही हमारे फर्स्ट गवर्नर आरबीआई थे। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आपके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर स्मिथ कहीं दिखता है तो आप टिक करिएगा। आप एक चीज़ जान लीजिए, ज़्यादातर आपको एग्ज़ाम में पूरे नाम इनके मिलते नहीं हैं, स्मिथ ही कहीं कहीं दे देता है, तो आप इतना दिमाग में रखिएगा बात को। ठीक है ना, कि फर्स्ट कौन थे, स्मिथ थे। ठीक है ना। फिर आगे हम लोग बात करते हैं इसके आगे कि अब एक तो बात हो गई हमारी आपकी कि सबसे पहले कौन थे। ठीक है ना, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रेजेंट में कौन है, यही वो भी तो फोकस करना है ना। तो प्रेजेंट में आपको प्रेजेंट का पूछा जाता है, तो आप सबको थोड़ा बहुत, आप लोगों ने अगर बुक खोला होगा, पढ़ा होगा, ये सब देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है ना, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पुटअप किया जाता है कि ये तो आपको पता है कि ये अंग्रेज़ों के थे। ठीक है ना, स्मिथ जो थे क्या कैसे थे, पहले गवर्नर थे, बट स्मिथ ये भारतीय गवर्नर नहीं थे। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इंडिया का फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन था, ठीक है ना, तो फर्स्ट जो थे वो देशमुख जी थे। कौन थे, देशमुख जी। ठीक है ना, जिनका नाम था चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है ना, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, इनका पूरा नाम ये था। आप याद करिएगा, आपको अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, देशमुख याद कर लीजिएगा, तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो इनका पूरा नाम यही था, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है ना, अब इनको कब गवर्नर बनाया गया था, 1939 में। ठीक है, 1939 में क्या किया गया था, इनको गवर्नर बनाया गया था। ठीक है ना, ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे, याद रखिएगा। कभी भी एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो स्मिथ थे। ठीक है ना, और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, देशमुख जी थे। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा उसके आगे, तो बात करते हैं आरबीआई गवर्नर प्रेजेंट टाइम के। ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास वर्तमान में हमारे यहाँ क्या है, आरबीआई गवर्नर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, ठीक। तो ये आपको 2-3 चीज़ें हैं आपको याद करनी है कि ऐसे सीक्वेंस से याद करिए। पहले गवर्नर स्मिथ थे, ठीक है ना, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, देशमुख जी थे, और प्रेजेंट टाइम कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है ना, तो ये हो गए आपके सारे गवर्नर। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, बात करते हैं इसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब इसके मैनेजमेंट का, ये कैसे काम करता है, फंक्शन इसका कैसा है। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक बोर्ड होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, कितने मेंबर होते हैं, 20 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 20 मेंबर। ये डायरेक्टर्स का एक
पूरा ग्रुप होता है जिसमें 20 मेंबर होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक गवर्नर को चुनते हैं। वही लोग क्या करते हैं, गवर्नर का चुनाव करते हैं। ठीक है ना, ठीक। तो आप यहाँ से एक बात दिमाग में रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, डायरेक्टर्स कितने होते हैं, 20 होते हैं। उसके बाद एक क्या होता है, सिंगल क्या होता है, गवर्नर होता है एक। ठीक है ना, गवर्नर के बाद क्या होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने, 4 जो है हमारे यहाँ डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है ना, वो भी कैसे होते हैं, उनको एरिया अकॉर्डिंग बांटा जाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इनको बांट दिया जाता है। ठीक है ना, तो आप ये बात दिमाग में रखिएगा। तो आप इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने, 20। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, एक गवर्नर को चुनते हैं। गवर्नर के अकॉर्डिंग 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं नीचे। ठीक है ना, उसके बाद की बात किया जाए तो डिप्टी गवर्नर के बाद डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 डायरेक्टर होते हैं डिप्टी गवर्नर के नीचे। ठीक है ना, डिप्टी गवर्नर के नीचे फिर आपके क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ठीक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बाद कौन होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए, नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या होते हैं, एक पर्सन होते हैं। कौन होते हैं, पर्टिकुलर एक पर्सन होते हैं। ठीक है ना, ये पूरा फंक्शन होता है एक आरबीआई के कार्य करने का। जो उनका मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो कुछ इस प्रकार से काम करता है। ठीक है ना, तो एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक हम लोग देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, 20 होते हैं। फिर एक गवर्नर होता है, फिर उसके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, फिर उसके नीचे 4 क्या होते हैं, 4 हमारे डायरेक्टर्स होते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 10 होते हैं। फिर उनके नीचे एक क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है एक पर्सन। ठीक है ना, वो सिंगल पर्सन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना, ऑफिशियल। इतनी बात हो गई, ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। ठीक, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे। तो इसके आगे बढ़ते हैं तो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आरबीआई के पूरे फंक्शन के, इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर पूरा बेसिक देखते हैं हम लोग। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा डीप ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ पूरा देखने की ज़रूरत है क्या। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कितने, 3 भागों में। कौन कौन से, सबसे पहला क्या है, कॉमर्शियल बैंक, आप सबको पता है। दूसरा कॉरपोरेटिव बैंक, तीसरा क्या है, डेवलपमेंट बैंक। आपको मैंने तीनों बैंक को बताया था पहले चैप्टर जब पढ़ाया था। ठीक है ना, इसके टाइप्स में। तो आप ये जानते रहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कॉमर्शियल बैंक, दूसरा कॉरपोरेटिव बैंक और तीसरा डेवलपमेंट बैंक। ठीक है ना, अब कॉमर्शियल बैंक को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक नेशनलाइज एक प्राइवेट। आप सबको पता है, उस दिन मैंने आपको बताया था कि 14 बैंक फिर बाद में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है ना, लेकिन प्राइवेट बैंक भी हमारे यहाँ जैसे HDFC है। ठीक है ना, या आप जैसे कई बैंक हैं उसके अलावा भी। ठीक है ना, हमारे यहाँ कई प्राइवेट बैंक भी क्या है, काम करते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक 2 प्रकार के हैं, एक नेशनलाइज एक प्राइवेट। ठीक है ना, कहने का मतलब एक गवर्नमेंटेड है एक नॉन गवर्नमेंटेड है। ठीक है ना, ये 2 प्रकार के हैं। फिर हम लोग आते हैं किस पे, कॉरपोरेटिव बैंक का। कॉरपोरेटिव बैंक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट होती है, एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट पे होती है। ठीक है ना, कहने का सेंस है कॉरपोरेटिव बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट पे भी लोन देते हैं और लॉन्ग टर्म क्रेडिट पे भी लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, अब शॉर्ट टर्म में कौन कौन से आते हैं, शॉर्ट टर्म में 2 आते हैं। कौन कौन से, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, अर्बन क्रेडिट। ठीक है ना, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है ये 2 तरह के फंक्शन पे काम करते हैं, एक एग्रीकल्चर के लिए, एक अर्बन क्रेडिट के लिए। ठीक है ना, मतलब एग्रीकल्चर मतलब कृषि के लिए, अर्बन मतलब शहरी या क्षेत्रों के लिए। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग फिर डेवलपमेंट बैंक की तरफ। डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है, एग्जिम बैंक, जिसको हमने बताया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आपको याद होगा। ठीक है ना, तो उसके बारे में आपको पता ही है होता क्या है। फिर हमारा इंडस्ट्रियल बैंक है और उसके बाद एग्रीकल्चरल बैंक। ठीक है ना, तो ये इतने प्रकार के बैंक हमारे यहाँ काम करते हैं रिजर्व बैंक के अंतर्गत। ठीक है ना, ये सारे बैंक जो हैं ये किसके कंट्रोल में काम करते हैं, आरबीआई के कंट्रोल में काम करते हैं। ठीक है ना,
तो ये हो गई आपकी आरबीआई की थोड़ी सी बातचीत, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, जिसको जो पॉइंट ना समझ में आया मुझे मेंशन करिएगा, मैं आपको अगली क्लास में जो भी है मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। बाकी पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम का टाइम भी आ रहा है, ठीक। तो